किसी पिक्चर को देख के वहाँ निकालना, वहाँ मिलना, तब भी मुश्किल था और अभी मुश्किल है। दिलवाले दिलवाली जी को पहाड़ों से मोहब्बत हो गई। सच्ची बात है कि इसका मुझे अभी तक नहीं समझ नहीं आ रही कि मेरे को पहाड़ों से इतनी फैसिनेशन क्यों है। एक ने मुझसे पूछा जी आप पहाड़ों में जाते हैं कौन सा महीना बेस्ट है। मैंने कहा जी जनवरी टू दिसंबर तो बहुत अच्छे है, उसके अलावा नहीं मालूम। What have cameras got to do with photography? रविंद्रनाथ टैगोर से कोई नहीं पूछेगा आपने कौन सी इंक इस्तेमाल करी। तो आपके कहने का मतलब है कि ये जो फैंसी इक्विपमेंट और बड़े बड़े लेंसेज से आप अच्छी फोटोग्राफ नहीं ले सकते। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स योर फोटोज, नॉट योर फोटोग्राफी। आप बहुत झगड़ा करते थे, आपको अकड़ आ गई। एक शख्स आया, एंटर करते ही बोला आई गॉट ओनली 5 मिनट्स फॉर यू, डू योर जॉब क्विकली। मेरे को प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। उसको जवाब दे दिया मैंने, सर आई गॉट नॉट इवन 1 मिनट फॉर यू, यू प्लीज लीव। हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स विद राजीव। बहुत कम उम्र में ही पहाड़ों पे जाना और पहाड़ों से लगाव और पहाड़ों की ऊंचाई को अपने दिल में बसाते बसाते इन्होंने कई ऊंचाइयां पार करी। इन्हें इंटरनेशनल फोरम्स पे जज बनाया गया, इंटरनेशनल फोटोग्राफी फोरम्स पे ये एक जूरी मेंबर बने और यहाँ तक कि भारत सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया। और ये दिल देने वाले व्यक्ति और कोई नहीं, अशोक दिलवाली हैं। जी हाँ, अशोक दिलवाली सर, आपका अचीवर्स विद राजीव प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ये सीए से फोटोग्राफर बनना, आप एक क्वालिफाइड सीए, पढ़ाई में अपने जीवन में हमेशा उज्जवल रहे, टॉपर रहे क्लास में, कॉलेज में, फिर ये फोटोग्राफर बनने वाली बात। इसका ऐसा हुआ था कि मैंने जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी से क्वालिफाई करा 1970 में, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑडिट के लिए हम जाते थे, टाटा के, गोदरेज वगैरह। तो सारा कुछ देखने के बाद मेरे को ये लगा कि इसमें जॉब सेटिस्फैक्शन मुझे शायद नहीं मिलेगी। तो उसके बाद मेरा एक संपर्क हुआ रोशन स्टूडियो शिमला में, जो मिस्टर रोशन तो मेरे फादर के शागिर्द थे और मैं उनके बेटे का शागिर्द बन गया। तो उसकी मैंने लाइफस्टाइल देखी, जैसे उसका अपना स्टूडियो रन करता था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हर एक कस्टमर के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन था और काम में तो माहिर था ही वो बहुत, तो मुझे उसकी लाइफ अच्छी लगी। तो आप उसके लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर अपना सीए का करियर दांव पे लगा दिया। तो अगर मैं उसमें चले जाता तो फिर नो डाउट वो बहुत लुक्रेटिव करियर था उसमें और अच्छा स्कोप था, बहुत इज़्ज़त वाला काम था। फोटोग्राफी में ऐसा शुरू में ऐसा कोई ख़ास नहीं थी, मगर जैसे डेस्टिनी जो होती है वो। फिर भी क्या बात थी सर जिसने आपको फोटोग्राफी की तरफ खींच लाया? क्रिएटिविटी थी उसमें। इसमें आज फुल फ्रीडम है, जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और आपकी क्लाइंट से बहुत अच्छा रिलेशन बन सकता है और काम में मेरे को इंटरेस्ट था, जो हाथ से काम करने का है मुझे उसका बहुत अच्छा लगा। और ये समझ लीजिए एक लाइफ उधर होती डेबिट क्रेडिट और ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव। तो माई लाइफ चेंज फ्रॉम डेबिट क्रेडिट टू डेबिट क्रेडिट टू। आपकी लाइफ डेबिट क्रेडिट से नेगेटिव पॉजिटिव में बिल्कुल चेंज हो गई और वो नेगेटिव से भी पॉजिटिव में ज़्यादा रहा और फिर वो पॉजिटिव होती चली गई। हाँ जी सर, ये दिलवाली नाम समझ में नहीं आता। इंडिया में हमने बहुत सारे टाइटल्स देखे हैं, कोई मतलब अलग अलग, हमारे इतनी प्रांतें हैं, इतने राज्य, हर टाइटल मैंने कभी आज से पहले ना सुना था ना भी। ये दिलवाली टाइटल कहाँ से? ऐसा था जी कि हमारे एंसेस्टर्स हैं, तो हम लोग अग्रवाल फ्रॉम हरियाणा जी, तो हमारे एंसेस्टर दिल्ली में बसे हुए थे जी। तो जब ये अब्दाली वगैरह जब ये डिस्टर्बेंस हुई यहाँ पर, तो वो अपने नेटिव प्लेस चले गए नू से, पलवल नू वगैरह जी। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर तो नू के पैदा हुए थे, तो नू चले गए। तो उन्होंने पूछा ये सारे कौन हैं? मैंने कहा जी ये
दिल्ली से आए हुए हैं ये, तो वहाँ एक दिलवाली गंज अभी तक है नू में। तो वहाँ उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा दिल्ली वाले आए हुए हैं। तो दिल्ली वाले बना के उनका एक एरिया उनको बना दिया, उनको दिल्ली वाले बोला। वो दिल्ली वाला बिगड़ते बिगड़ते वो दिलवाली हो गया। स्कूल में लड़के बहुत छेड़ते थे, वो दिलवाली दिलवाली। जैसे ही जवान होने लगे, आपकी उम्र के रईस ज़्यादा महंगी महंगी बाइक खरीदते थे, कारें खरीदते थे, और आप महंगे कैमरे खरीदते थे, ये क्या कहानी? कैमरा का मेरे को बहुत शौक था, और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि जितने कैमरेज मैंने इस्तेमाल करे हैं फिल्म एरा में किसी ने नहीं करे। मैं आपको दिखाऊं, मेरी 3 अलमारियाँ भरी पड़ी हैं फिल्म कैमरा से, और ऐसे ऐसे कैमरे जिन्होंने लोग नॉर्मल फोटोग्राफर ने उनके नाम तक भी नहीं सुने होंगे। तो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर जर्मनी में रहती थी, शी नो मोर नाउ। तो वो मुझे जो भी चाहिए होता था मैं उनको मुझे बोलता था मुझे ये कैमरा चाहिए, वो तो उन्होंने उसका नाम रखा फरमाइशी प्रोग्राम, कि अशोक का फरमाइशी प्रोग्राम। अपनी सिस्टर से फरमाइशी प्रोग्राम में फरमाइशें करते रहते थे और महंगे महंगे कैमरे मंगाते थे। हाँ, लिनोफ चाहिए 612 आया, उसके बाद 1 साल बाद उन्होंने एक और बना दिया लिनोफ 617। मैंने कहा मुझे ये भी चाहिए। तो फिर आपने पहला कैमरा कौन सा हाथ लगाया? 1952 में जब मैं 8 साल का था तो मेरे फादर ने मुझे एक कैमरा दिया था, बेबी ब्राउनी। तो उस बेबी ब्राउनी में 127 नंबर की फिल्म लगती थी, और उसमें 12 एक्सपोजर होते थे, और उसका नेगेटिव का साइज़ कोई 4x4 सेंटीमीटर करीब छोटा होता था, 6x6 से छोटा। तो वो मुझे उन्होंने दिया था, उसको मैंने इस्तेमाल किया। उन्होंने मेरे को उस एज में उसको कैसे फिल्म लोड करते हैं अनलोड करते हैं वो सारा सिखाया। तो मेरे फादर का जो शिमला स्टूडियो था हमारे घर के पास ही था बिल्कुल, तो मैं शाम को स्कूल का होमवर्क काम करके वहाँ देखने चले जाया करता था। तो 8 साल की एज से 1952 से मेरे को एक्सपोजर है डार्क रूम वगैरह में, और कैसे काम होता था तो मैं देखता था। डेवलपिंग कैसे होती है, कैसे प्रिंट होते हैं। वहाँ 2-3 टाइप के एनलार्जर थे डिफरेंट साइज़ के। तो मैं कह सकता हूँ कि जितनी मैंने फ़ोटोग्राफी यंग एज से 52 से देखी और आज जो देख रहे हैं, उस पर एक छोटी सी किताब लिख सकता हूँ कि क्या क्या होता था जब होता था। उसको आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्या क्या चीज़ें देखी मैंने। एक जैसे अब स्टूडियो का काम होता था, वो फ़ोटो खींचते थे, तो अगले दिन उसका रफ प्रूफ जो दिखाते थे अगले दिन आते थे, तो वहाँ पर एक प्रिंट आउट पेपर होता था POP, उसके ऊपर नेगेटिव लगाते थे और उसको धूप पे रख देते, तो उससे वो मैजेंटा कलर का पॉजिटिव उसके ऊपर आ जाता था। कॉन्टैक्ट प्रिंट नहीं होता था, सिर्फ धूप से उसको हो जाता था, और वो अगले दिन वो दिखाया जाता था कस्टमर को कि ये 3 या 4 आपके पोजेस हैं, आप इसमें से कौन सी पसंद करेंगे। सर, ये किन्जे ब्रदर्स की क्या नाम, जो किन्जे ब्रदर्स, वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा आया करते थे, ये किन्जे ब्रदर्स के पीछे क्या कहानी है? ऐसा था 1905 में मिस्टर मिसेस किन्जे ने स्टार्ट किया था स्टूडियो, एक शिमला में और एक दिल्ली में। तो दिल्ली में कनॉट प्लेस नहीं था। ये कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। अच्छा। हाँ, 49 में जब मेरे फादर मदर गए थे तो वो जिंदा थे उस वक्त, उनको मिले थे मेरे पास फ़ोटोज़ भी मेरे फादर मदर की, मिस्टर मिसेस किन्जे के। वो काफ़ी ओल्ड हो गए थे उस वक्त, तो वो मेरे फादर के एज थे, ऑलमोस्ट मेरे ग्रैंडफादर की एज के थे। तो उन्होंने 1905 में जो स्टूडियो शुरू किया था, फिर 1945 नवंबर में दे रिटायर्ड, दे लेफ्ट द स्टूडियोज़ एंड दे सोल्ड द स्टूडियोज़ टू माई फादर। मेरे फादर बहुत अच्छे, he had a very good reputation as a photographer and as a man. तो इनकी अच्छी दोस्ती थी। मेरे used to treat my father like a son, अपने बेटे की तरह मानते थे। तो इसलिए उन्होंने बहुत कम पैसों पे भी, जो मेरे फादर के पास पैसा था वो उन्होंने मिस्टर किन्जे से, जो तुम्हारे पास है वो मुझे बैंक बैलेंस पूरा दे दो, आई विल वॉक आउट एंड यू वॉक इन, नो स्टॉक टेकिंग, नथिंग। तो आपके फादर ने फिर उनका रिगार्ड करते हुए बहुत करते थे, किन्जे का नाम चेंज नहीं किया। तो उन्होंने, मिस्टर किन्जे ने ये बोला था कि आप मेरा नाम नहीं चेंज करेंगे, यू विल कीप माई फ्लैग फ्लाइंग। और वो हम आज भी कर रहे हैं। जो हमारा काम मेरा बेटा कर रहा है वो किन्जे ब्रदर्स के नाम पे कर रहा है। हम फोटोग्राफी अब नहीं करते, मगर जो माई सन जो काम कर रहा है वो फर्म वही है, किन्जे ब्रदर। ये मेरे फादर का प्रॉमिस था एंड वी आर कीपिंग इट। तो आप कब से प्रोफेशनल वर्ल्ड में आ गए, जब आपने पूरी तरीके से एज ए, और वहाँ क्या दिलचस्प घटना घटी? जैसे मैंने आप बताया 71 में मैं प्रोफेशन में आया। हाँ जी। तो मेरे फादर ने बोला कि डार्क रूम जो है और जो डार्क रूम का काम है, इस काम के लिए ये ग्रामर है, आप ग्रामर नहीं जानते तो आप नोबेल प्राइज़ नहीं जीत सकते।
अब मैं कितने सालों तक ब्लैक एंड वाइट डार्क रूम में काम करता था। आधा दिन पहले फर्स्ट हाफ यहाँ करता था और सारी अपॉइंटमेंट लंच के बाद रखता था कि जो खिंचवानी फ़ोटो लंच के बाद आएगा, पहले नहीं खींचूंगा। मैं सारा डार्क रूम काम A to Z में करता था। उन्होंने ये बोला कि अगर आपको ये काम नहीं आता तो आपको कोई आके को आपका असिस्टेंट प्रिंट बताएगा, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रिंट ओवर एक्सपोज अंडर डेवलप्ड है या अंडर एक्सपोज ओवर डेवलप्ड है। इसका दोनों की जो है क्वालिटी है वो आपको जज करने की अकल होनी चाहिए, आपको जजमेंट होनी चाहिए। वो कैसे आएगी, आपको डार्क रूम में काम करना पड़ेगा। तो मैंने डार्क रूम में काम करता कि सालों मेरे हाथ बिल्कुल डेवलपर से सारे। तो फिर धीरे धीरे 71 से आप डार्क रूम में आ गए। आपको बल्गेरियन मिले निकोलस रायरेज, आप उनके साथ गए पहाड़ों पे और बस वहीं आपको मोहब्बत हो गई। दिलवाले दिलवाली जी को पहाड़ों से मोहब्बत हो गई वहाँ से। ऐसा हुआ है कि 74 में मेरे को बल्गेरियन एम्बेसी ने कांटेक्ट किया कि आपको हमारे साथ कुल्लू जाना है जी। और वहाँ रोरिक का घर है और वहाँ पर उनकी रोरिक की पेंटिंग्स लगी हुई हैं, उनको फ़ोटोग्राफ करना है। तो मैं तो नया था, अनाड़ी था बिल्कुल, उस वक्त कोई खासा एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ 3 साल का था। मगर शायद उन्होंने इसलिए चूज़ किया कि मेरे पास हैज़लब्लड था जी। बड़ा कैमरा जी। तो उससे रिप्रोडक्शन बढ़िया आती थी। तो मैंने फिर वो हैज़लब्लड लेके जाके खींची जी। उनकी, जो उनको बहुत अच्छी आ गई थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने LP रिकॉर्ड बनाए वहाँ बल्गेरिया में LPs, और मुझे LPs का सेट दिया। उन LP सेट्स के ऊपर वो फोटोग्राफ लगाई थी रोरी की पेंटिंग। तो वहाँ पे ही आपका पहाड़ों पे जब वो आप गए तो मतलब अराउंड 1974 वो क्या वाकया है कि पहाड़ों से फिर आपकी मोहब्बत? वहाँ सर्दियों में गए थे, बर्फ़ें थी काफ़ी। पहाड़ों पे तो मैं पहले भी जा रहा था, मगर उस ट्रिप पे कुछ ज़्यादा ही एन्चेंटमेंट हो गई पहाड़ों से। मैंने कहा यार ये तो अच्छा सब्जेक्ट है, जाना चाहिए। उसके बाद मैंने खुद जाना शुरू किया। तो एक होता है जैसे समथिंग किक स्टार्ट होती है, तो दैट वाज वन ट्रिप दैट रियली बहुत अच्छा लगा जाकर। आप एक बात बार बार कहते हैं कि एक्सपेंसिव पेन, एक्सपेंसिव टाइपराइटर कैन नॉट क्रिएट समथिंग बिग। वो कैमरा के लिए भी कहते हैं। मैं जब स्टार्ट किया तो मेरे को फोटोग्राफी के जितने भी कैमरे लेने का हो सकते थे मैं लेता रहा। हॉर्समैन, लिनहॉफ, मामी RB67, हैज़लब्लड, फूजी 6x9, जो भी मुझे मिलता था मैं पता लगता था, मैं उसको एक्वायर करता था, परचेज़ करता था। मगर उसके बाद काफ़ी करने के बाद अब मुझे इस स्टेज पे मैं आ गया हूँ कि कैमराज डोंट टेक पिक्चर्स, इट्स अ मैन हू टेक्स पिक्चर्स। एक आदमी ने तो यहाँ तक कह दिया, एक फोटोग्राफर ने, व्हाट हैव कैमराज गॉट टू डू विद फोटोग्राफी। अब कोई अर्नेस्ट हेमिंग्वे से ये नहीं पूछेंगे कि आपने कौन सा टाइपराइटर इस्तेमाल किया। रविंद्रनाथ टैगोर से कोई नहीं पूछेगा आपने कौन सी इंक इस्तेमाल करी। तो फोटो देखे के बाद पूछना कि जी मैंने ये इस्तेमाल किया, मैंने ये ट्राइपॉड यूज़ किया, मैंने ये क्या, ये दे आर मीनिंगलेस थिंग्स। बट दिस रियलाइजेशन काफ़ी देर के बाद आती है। देयर इज़ अ लिटिल बॉय इन यू, एवरी फोटोग्राफर हैज़ अ लिटिल बॉय इन हिम। वो सोचता है कि मैं ये ले लूँगा तो शायद अच्छी आ जाएगी, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो वहाँ कमाल की फ़ोटोग्राफ तो आप घर बैठे भी ले सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि ये जो फैंसी इक्विपमेंट और बड़े बड़े लेंसेज से आप अच्छी फोटोग्राफ नहीं ले सकते? नहीं, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि उनके बिना आप नहीं कर सकते, वो तो कैमरे ज़रूरी हैं। अब मैंने पैनोरामिक फोटोग्राफी शुरू करी जी, लिनहॉफ फिल्म बड़े कैमरों से, वो 35 में उस वक्त नहीं हो सकती थी। और मैं जो ब्रैकेट करता था, मूनलाइट फोटोग्राफी करता था, तो 3 बड़े कैमरे लगाता था। तो मूनलाइट फोटोग्राफी के बारे में मतलब वो कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि बहुत रेयर फोटोग्राफी की एक ये विधा है, मतलब इट्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ टैलेंट टू डू मूनलाइट फोटोग्राफी। आपने कहीं से ट्रेनिंग ली? इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो मूनलाइट फोटोग्राफी कर पाते हैं, तो उसके क्या कैसे आपके एक्सपर्टीज़ करी उसके बारे में? इट वॉज एन एक्सीडेंट, आई नेवर, कोई डिलिबरेटली ये काम नहीं हुआ। मैं ओली में था, मेरे साथ 2 दोस्त में थे, ITPB में ठहरा हुआ था। तो रात को जो 9 बजे खाने के बाद में बोला कि ऑफिस में चलिए, यहाँ खड़ा नहीं आएगा। हम जब जा रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बहुत हल्की, और सामने नंदा देवी पहाड़ दिखाई दे रहा था और सिर्फ उसकी समिट दिख रही थी और नीचे बादल थे। तो मेरा जो दोस्त होस्ट था मिस्टर डंडोना, वो बोले
तुम अपने को बड़े फोटोग्राफर समझते हो, ये खींच के दिखाओ। मैंने कहा भाई हम कैमरा वैमरा नहीं ला सकते, तुम कैमरा मंगा दो, हम खींच देंगे। उसने भी मजाक में, हमने भी मजाक में किया। उसने वाकई कैमरा मंगा दिया, हमने कैमरा लगाया। मैंने कहा क्या करेंगे तो समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, कभी इतना लंबा दिन रात को तो कभी कैमरा लगाया ही नहीं। तो हमने ज़रा वो 360 मिलीमीटर का लेंस लगाया, ओपन एपर्चर 6.3 और 15 मिनट का एक्सपोजर दे दिया, तुक्का मार दे, सब मजाक मजाक में। घर आके प्रोसेस करा तो वो तो परफेक्ट एक्सपोजर निकला। बताओ 15 मिनट एट 6.3, कुछ सोच नहीं सकते। उसके बाद तो फिर तो नशा ही हो गया। फिर कितने ट्रिप मैंने मूनलाइट के करे। और तो एक एक्सीडेंट इंसिडेंट जो है वो आपको मूनलाइट फोटोग्राफी पे ले गया। हाँ, और मैं कह सकता हूँ उस वक्त कोई नहीं कर रहा था। हाँ, इंडिया में बहुत रेयर थी सर ये बात। रेयर क्या, उस वक्त तो कोई था ही, कर ही नहीं रहा था। लोग डरते थे एक चीज़ से, उसका नाम है रेसिप्रोसिटी फेलियर। वही समझते थे सब लोग, यही किताबों में लिखा था कि अगर आप 115 से एक्सपोजर ज़्यादा देंगे तो कलर ऑल्ट्रेशन हो जाएगी। तो डर के मारे कोई नहीं कर रहा था। अब हम ही थे वो एक फाइनली मैंने 4 घंटे का एक्सपोजर पर बनाने लगा, परफेक्ट 4 घंटे का एक्सपोजर, रात को 11 बजे से लेकर रात को सुबह 3 बजे तक। 11 बजे इसलिए जिससे कि सारा जो डे लाइट है वो सारी ख़त्म हो जाए, और 3 बजे इसलिए जिससे कि अगर डॉन हो जाएगा तो ओवर एक्सपोज हो जाएंगे। तो ऐसे करके सर वो मूनलाइट फोटोग्राफी जब आप करते थे और जब प्रिंट बनाते थे तो दिल में क्या ख्याल, मतलब उस वक्त उनके प्रिंट नहीं बनते थे। अच्छा। क्योंकि मैं बड़े ट्रांसपेरेंसी खींचता था। तो उस वक्त की वो ट्रांसपेरेंसी ही मेरी, मैं आपको दिखाऊं, बॉक्स में भरी पड़ी मेरे पास। उनको देख के बड़ा अच्छा लगता था कि इतनी डिटेल आ जाती रात को लंबे एक्सपोजर दे के, जो कि कोई करता नहीं था। और अब मज़े की बात यह है कि अब उसको स्कैन करके आप कलर टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन प्ले विद द कलर टेम्परेचर कि क्या आपको चाहिए उसके अंदर, वो कैसा चाहिए, कितना आपको ब्लू चाहिए, कितना येलो। उस वक्त तो कुछ भी कंट्रोल, उस वक्त यही था कि करेक्ट एक्सपोजर मिल जाए, सारी डिटेल मिल जाए। मगर उसके बाद अब तो और भी फ़ायदा हो गया। फिर मैंने एक पूरी किताब करी मूनलाइट फोटोग्राफी के ऊपर, कोई भी नहीं कर रहा था इंडिया में। तो सोच छोड़ो, बाहर का भी आ रहा है, देखे आपको इंटरनेट पे कोई नहीं मिलेगा जो मूनलाइट से 2-2, 3-3 घंटे के एक्सपोजर कर रहा हूँ। वो मेरे एक्सपेरिमेंट किया, दैट वाज सक्सेसफुल। एब्सोल्युटली। और उसके बाद आपको अकड़ आ गई। आप जो है ना बहुत झगड़ा करते थे, आपको अकड़ आ गई। आपकी दुकान में एक आदमी आया, बोला मेरे पास 5 मिनट हैं। हाँ, फिर क्या हुआ, वो क्या किस्सा है सर? ऐसा था जी कि एक अपॉइंटमेंट से लोग आते थे, तो एक शख्स आया, तो उसने कोई होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कोई बड़ा, तो एंटर करते ही बोला कि मुझे बोला, यंग मैन आई हैव गॉट ओनली 5 मिनट्स फॉर यू, डू योर जॉब क्विकली। मैंने बोला सर आई हैव नॉट इवन गॉट 1 मिनट फॉर यू। ऐसा क्या बुरा लगा? देखिए उन्होंने मेरी इंसल्ट नहीं थी, मुझे लगा मेरी प्रोफेशन की इंसल्ट हो रही है। मेरे को प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। इट इज़ ए वेरी ऑनेस्ट प्रोफेशन एंड ए गुड प्रोफेशन। इसकी ऐसी बात सुनने से मुझे बहुत ओछी बात लगी। मैंने फिर उसको जवाब दे दिया, मैंने कहा सर आई हैव गॉट नॉट इवन 1 मिनट फॉर यू, यू प्लीज़ लीव। सर आपने बड़े रेयर डेस्टिनेशंस पे जाके फोटोग्राफ्स खींची और वो बाद में बहुत पॉपुलर हो गए और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गए। उसके पीछे की क्या कहानी है? मैंने जब ये हिमालय में जाना शुरू किया तो मेरा सिर्फ एक एम था कि वहाँ की जो खूबसूरती है, सौंदर्य है, वो लोगों को पहुँचाना। कि वो नहीं जा सकते कई लोग, वो चीज़ें एक्सपोज करने के लिए लोगों को बताने की ये मेरी शुरू से इच्छा रही कि मैं वो जगह लोगों को दिखाऊं जो नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता। और वो होते होते वो कई चीज़ें बहुत पॉपुलर हो गई वहाँ जाके, जो पहले लोग जानते भी नहीं थे। वो मैं किताबें पढ़ता था कि कौन सी चीज़ कहाँ है, वहाँ जाया करता था, मुश्किलें आती थी, मगर वो पॉपुलर बहुत होती गई धीरे धीरे। जो आज लोग रहे हैं, हम यहाँ गए वहाँ गए, मैंने कहा ये तो मैं 40 साल से पहले देख रहा हूँ। तो ये तो होता ही है कि जैसे इंटरनल टूरिज़्म बढ़ती है तो लोग जगह जगह जाते हैं। मगर हाँ ये ज़रूर है कि मैंने जहाँ मैं जाता था उस वक्त बहुत लोग नहीं जाते। और आपकी तस्वीरें देख देख के लोग उन डेस्टिनेशंस पे जाने लगे और वो पॉपुलर हो गए। जी, मैंने देखा कि आपकी फ़ोटोग्राफ के कैलेंडर्स बनते थे। हाँ जी, बहुत कैलेंडर बनाए। एक आपको छोटा सा किस्सा बता दूं।
1985 में मेरे को कुमाऊं मंडल विकास निगम के जो एमडी थे कैप्टन केपी सिंह बेचारे गुजर गए, बहुत अच्छे आदमी थे। तो उन्होंने बोला कि अशोक तुम हमारे पास आओ, एक हफ्ता हम कुमाऊं की जगह फोटो हम तुमको भेजते हैं, तुम जाओ फ़ोटो खींचो हमारे को दो। तो मैं गया उनका, तो एक जगह थी चौकोरी। तो चौकोरी रात को बर्फ़ नहीं पड़ी मगर बहुत ठंडा था। अगले दिन बहुत अच्छा साफ मौसम मिल गया मेरे को। तो मैंने वो फ़ोटो खींची और उसकी एक बड़ी बना के 20-24 की फ़ोटो उनके ऑफिस को दे दी। उन्होंने ऑफिस में लगा ली उसको अपने कमरे। वो कहने लगे, सिंह साहब मुझे कहने लगे, यार तुमने अच्छी फ़ोटो दी, जो आके पूछता है ये कहाँ की है, ये कहाँ की है। तो फिर वो उस तौर पर तुम्हारी वन फोटोग्राफ हैज़ सोल्ड दिस डेस्टिनेशन, और वो स्टेट्समैन के फ्रंट पेज पे छपी ब्लैक एंड वाइट में, कोथरूड साहब ने छापी। तो कोथरूड साहब बोले कि वो अमेरिकन एम्बेसी से इंक्वायरी है कि ये जगह कहाँ पर है। पीछे लोग आपकी फोटोग्राफ देख के इंक्वायरी उस जगह को ढूंढते हुए घूमने जाते हाँ, एक और बात बताऊँ आपको, मैंने जो ओम की फ़ोटो खींची थी वो मैंने कोथरूड साहब को दी स्टेट्समैन में, उन्होंने फ्रंट पेज पे छापी। तो वहाँ से एक लेडी का फ़ोन आया कि हमको इसकी अपने पूजा के लिए इसकी फ़ोटो चाहिए। वो भी कश्मीरी थी, कोथरूड साहब भी कश्मीरी थे। वो लेडी कौन थी? उनके हस्बैंड चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जी। तो उन्होंने वो फ़ोटो कोथरूड साहब को भेजी, कोथरूड साहब ने उनको भेजी फ़ोटो। फिर उन्होंने शकुंतला उनका नाम था, शकुंतला काटजू, वो मेरी मदर की एज की थी। तो उन्हें हमको इलाहाबाद जब हम गए थे तो हमको घर को मिले, फिर उन्होंने हमको अपना बेटा बना लिया, मेरी वाइफ को बहू बना लिया। तो एक ओम की पिक्चर ने आपके बुजुर्गों से रिश्ते बना दिए। बिल्कुल। और एक और किस्सा बताऊं आपको, मैंने किताब छापी थी बद्री केदार यात्रा पे। तो उपहार ट्रेजेडी जब हुई तो उसमें एक सिख फैमिली थी, उनके डॉटर इन लॉ और 2 बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन उसमें गुजर गए। तो उनका जो बेटा था उसने मार्केट में जाके मेरी किताब देखी बाई चांस, तो वो किताब खरीदी और जाके अपने पापा जी को दी। तो फिर वहाँ से पापा जी ने पता मेरी फ़ोटो देखी, उस किताब के पीछे छपी हुई थी, ऑथर की छपती है। उन्होंने बोला आई वॉन्ट टू मीट दिस बॉय, आई वॉन्ट टू मीट हिम, अपने बेटे को बोला। तो बेटे ने मेरे को कांटेक्ट किया पब्लिशर के थ्रू कि ये कौन है, कहते मेरे पापा हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं। मैं उनको मिलने के उन्होंने मेरे अपने दोनों ने अपने उनके और उनकी माता जी ने दोनों का बेटा बना लिया। तो एक तस्वीर ने, एक कॉफ़ी टेबल बुक ने। हाँ, और तो कुछ दिन पहले मेरे फादर मदर दोनों गुजर गए थे, कोई 1-1.5 महीने की बात थी। तो कहते घबराओ बेटा, हम आज से हम तुम्हारे बाप बेटे हैं, माँ बाप आज से। वाह वाह वाह। वो लोग जो अपनों को खो चुके थे, हाँ। आपकी किताब को देखकर हाँ। उन्होंने आपको अपना लिया। हाँ, किताब की मेरी जो फ़ोटो लगी थी उसको देख के फिर उनकी माता जी, पापा जी तो गुजर गए, तो फिर माता जी को हम मिलते रहते थे, अभी भी जिन में रहती हैं 90+। सर, पहाड़ों में ऐसी क्या खास बात थी? बहुत सारे लोग आप मतलब पहाड़ों के रास्ते वाइल्ड लाइफ में भी जा सकते थे, और भी फोटोग्राफी के और भी कई बहुत सारे जनरल्स होते बहुत होते हैं। हाँ, मगर ये क्या बात थी पहाड़ों में कि जो आप हमेशा पहाड़ों की फ़ोटो, आपने मोर देन 40 कॉफ़ी टेबल बुक्स कर दी पहाड़ों पे, क्या बात थी ऐसी पहाड़ों में? सर, इसका जवाब मेरे को अभी भी नहीं मालूम। सच्ची बात है कि इसका मुझे अभी तक नहीं समझ नहीं आ रही कि मेरे को पहाड़ों से इतनी फैसिनेशन क्यों है। मैं है मगर समझा नहीं सकता कि क्यों है। वो बात मुझे किसी और जगह अपने इंडिया के देश में अपने पहाड़ आपके दिलवाली साहब के दिलरुबा हैं। बिल्कुल। ये एक ने मुझसे पूछा जी आप पहाड़ों में जाते हैं कौन सा महीना बेस्ट है? मैंने कहा जी जनवरी टू दिसंबर तो बहुत अच्छी है, उसके अलावा नहीं मालूम। जनवरी टू दिसंबर पहाड़ों पे जाने के लिए अच्छा बाकी महीना को मुझे नहीं मालूम। हाँ। तो ये पहाड़ों पे जाते जाते कुछ बड़े जंगली जानवरों पे मैंने सुना आप शिकार भी करते थे। बहुत। क्यों, क्या शिकार अलाउड था उस टाइम? उस वक्त बिल्कुल अलाउड था। और मेरे पास 3 वेपन्स है, अभी भी हैं। 12 बोर डबल बैरल गन, .32 रिवॉल्वर और .22 पिस्टल। ओके। ये तीनों मेरे पास हैं। कैसे, क्या, कहाँ आपने शिकार किया, क्या किया? एक दिन 1965 की बात है, मैंने B.Com पास करा था। उसके बाद याद है मुझे, साल से कभी 1 साल B.Com करने के बाद गए थे। शाम को तीतर का शिकार करा, काफ़ी सारे मारे। और फिर जब जा रहे थे PW वहाँ रेस्ट हाउस में रुकने के थे, रात को वहाँ बनाए थी तो रात को खाना था। जब जा रहे थे रास्ते में मेरे फादर फीट चला रहे थे,
साथ में कंवर साहब बैठे थे, मैं फीट पीछे बैठा था। जगह का नाम था फिरोजपुर झिरका जी। ये जयपुर जाते हुए नई रोड में था। तो वहाँ जब उधर से गुजर रहे थे तो वहाँ पर एक गर्मियों के दिन थे, तो वहाँ छोटा सा पानी का कोई स्ट्रीम सी थी, तो वहाँ एक शेर बैठा था। तो जैसे अंधेरा नहीं हुआ तो दिखाई दे रहा था, वो पानी के पास बैठा हुआ था। तो कवर बेचने वाले मुझे बोले, अरे गोली मारो गोली मारो। मैंने कहा क्या मारो, ये तो मेरे पास तो LG जो गोली होती है वो तो है ही नहीं मेरे पास, ना LG है ना SG है, मेरे पास सिर्फ 6 नंबर है। 6 नंबर तीतर वगैरह के लिए होती है, 4 नंबर डक्स के लिए होती है। मैंने कहा मेरा 6 नंबर है यहाँ तो है ही नहीं। अरे कह रहे मारो यार, मारो जो कुछ होगा। तो आई थिंक आई एम द ओनली इडियट इन द होल वर्ल्ड हु हैज पुट अ नंबर 6 ऑन अ टाइगर। आप अपने आप को इडियट बोल रहे हैं? वो उसको पता एक डिस्टेंस भी था, पहुँचे भी नहीं होगी वो, लेकिन अच्छा, शेर ने गोली झाड़ के भाग गया? नहीं, वो कहना कौन बेवकूफ़ है, 4-6 नंबर गोली चला रहे मेरे ऊपर। तो 2 दम जब मारे एकदम भाग गया एकदम। सर आपने बहुत शिकार किया, क्या शिकारी को कभी रिमोर्स होता है, लाइफ में दुख होता है? क्या होता है शिकारी के बाद में जब वो बड़ा होता है? अब बहुत अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों करा। आपको अफसोस होता है? बहुत रिग्रेट होता है। अब तीतर की आवाज़ भी सुन लेता हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है, और अगर जब मैं इस्तेमाल भी करूँगा गन को तो मैं पोचस के ऊपर करूँगा। तो क्या ये फीलिंग कैसे, क्या है पूरा थोड़ा बताएं। ये कई शिकारियों में भी आता है कि वो, जैसे जिम कॉर्बेट भी था, पहले शिकार करता था, मगर बाद में ऐसी फीलिंग आ जाती है कि मैंने बहुत गलत किया। तो आपको भी ये फीलिंग आई? यस, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं चाहता हूँ कि अब जो भी मुझे वाइल्ड लाइफ दिखाई दे मैं उसको देखूंगा तो मुझे उसको बहुत अच्छा लगेगा, मगर गोली मारने के अब बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं होगा, इच्छा नेवर। तो आप अभी अपने आप को इसके लिए अंदर से सेल्फ आती है ये फीलिंग आती है? हाँ, माफ़ कर दिया आपने अपने आप को कि हमने ऐसा बेवकूफ़ियाँ क्यों करी, हमने इतने अच्छे पक्षियों को क्यों मारा, वो आती फीलिंग। अभी भी फीलिंग आती है? हाँ बिल्कुल। अब आपको एक और फीलिंग आती है कि आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया। तो आपकी किताब में मैंने पढ़ा कि ये खता मेरी कब्र तक मेरे साथ जाएगी। वो क्या खता थी सर? ऐसा था जी कि जब 71 में आया अपने स्टूडियो में, प्रोफेशन में, तो एक कमरा था, उसमें लकड़ी के 2 बहुत बड़े बड़े थे, उसमें सारे नेगेटिव रखे हुए थे मिस्टर किंजे के 1905 से लेके। उसमें इंडिया का कोई भी रजवाड़ा नहीं था जो वहाँ उसमें ना खींची हुई हो। 1905 के बाद, बिटवीन 1905 और 1945। और सारे ग्लास के नेगेटिव्स थे। माय गॉड। ग्लास के नेगेटिव थे, 10x12 के, 8x10 के, 6x8 के। 6x8 से छोटा कोई था ही नहीं। माय गॉड सर, रियली? इतने मतलब खजाना था। हमारे मैनेजर वहाँ थे, उन्होंने बोला जी ये कमरा खाली हो जाएगा, इनको साफ़ कर दीजिए, कबाड़ी को दे देते हैं, वो बेचेगा तो आपको उसमें से हाइपो में से जो सिल्वर निकलती है वो इस्तेमाल करते हैं, कबाड़ी उन्होंने ये करते थे उन दिनों। नेगेटिव दीजिए, सब फोटोग्राफर नेगेटिव देते थे, उसको पैसे दे देता, मिल जाते थे। तो हमने वो 2 भरे जो लकड़ी के इतने बड़े थे वो सारे उसको दे दिए। वो अफसोस मेरे को लाइव रहेगा, क्योंकि वो लाखों नहीं, वो करोड़ों रुपए का सामान था उसके अंदर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर एंड नेगेटिव। सारे राजे महाराजाओं की, सारे राजे महाराजे जितने भी थे, और जो आप वाइस रॉयस होते थे उनके तो लेटर अपॉइंटमेंट भी मिस्टर किंजे को मिली हुई थी। हम मेरे पास 3 लिलिथ गो की, माउंटबेटन की और क्रिप्स की, इन तीनों की जो लेटर अपॉइंटमेंट थी हमारे पास, अभी तक मैंने भी फ्रेम करके रखी हुई है। तो वो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन की भी पिक्चर्स थी? माउंटबेटन की सारी थी। वो करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति, करोड़। आज तो उसको कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा काम इतना हो सकता है जो उन्होंने करा था, और हमारी तकदीर में नहीं था वो चीज़ रखने की। तो आपको अभी भी रोज दुख होता है इस बात? हाँ, उसका तो अफसोस है, क्या कर सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत एडवेंचर किया है, मगर आपका एक ऐसा एडवेंचर आर्मी को बड़ा महंगा पड़ा। उन्होंने बहुत गोले दागे, पिक्चर आई नहीं, फिर गोले दागे, फिर फोटो नहीं आई, वो क्या कहानी? ऐसा वजह कि मेरे को एक आर्मी से असाइनमेंट मिली कि वहाँ जाएंगे, आपको वो सारी एक्टिविटीज़ कर देंगे, आपको कॉफ़ी टेबल बुक बनानी है। तो मैं गया उनके साथ, वो ये राजस्थान के बॉर्डर पे गए। तो दिन में उन्होंने अपनी जो कैनन्स थी वो फायर करेंगे कि आपको ये खींच रहा है। अब वो जब मैंने
जब वो चले तो इतनी ज़ोर की आवाज़ होती थी कि वो मैं कर नहीं सकता था, एक्सपोज नहीं करता था, हिल जाता था मैं डरा के मारे, इतने पास से फेल हो गया बिल्कुल टोटल। उसके बाद आई फिर बाकी एक्टिविटीज़ कर ले, वो ये नहीं कर पाया। तो आपको अपनी इज्जत पे खतरा मंडाते हुए हाँ, उसके बाद मैंने सोचा कि ये इसको हार तो नहीं मैं मानूंगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कैसे करें, फिर भी मेरे को आइडिया है, मैंने कहा ऐसे करता हूँ, शाम को डस्क के टाइम पे इनको बोलूँगा कि आप इसको फायर कीजिए अंदर जो, और मेरे यहाँ से वॉकी टॉकी रखी है उस आदमी को, वो बोलेगा आप इसको ऑन करेंगे तो मैं अपना शटर लंबा एक्सपोज दे दूँगा, ओवर एक्सपोज नहीं होगा। और उससे वो जो जब तक खुला रहेगा 30 सेकंड के लिए, उसमें 3 फायर कर देना, 1 फिर 2 3। हम कमरे में अंदर बिल्कुल सेफ थे, वहाँ से अब शटर ऑन कर दिया, उसका कान बंद करके बैठ गए। वो 3 फायर उन्होंने करी, और जब वो मैंने 30 सेकंड के बाद 1DS Mark II था मेरे पास कैनन, मैं देखा तीनों उसके अंदर फर्स्ट क्लास आए हुए हैं। मैं तो खुशी के बारे पागल हो गया। वो फोटो अभी भी है मेरे पास। कहाँ आप बिल्कुल गड्ढे में गिर रहे थे, कहाँ आप फेल हो रहे थे, अपने आप को कोस रहे थे, हाँ, और कहाँ फिर एकदम उस लॉन्ग एक्सपोजर ने आपको लॉन्ग एक्सपोजर, लो लाइट एक्सपोजर, मेरे को जो एक्सपर्टीज विनर बना थी दिया। वो काम आ गई। अगर मैंने लो लाइट फोटोग्राफी नहीं करी होती तो मैं नहीं कर सकता। आपकी लो लाइट फोटोग्राफी वहाँ काम आ गई। हाँ, मैंने बोला कि अब 3 क्या, अब आप 10 भी फायर कर सकते हैं इसमें। हाँ। 30 सेकंड से और आगे बढ़ा दूंगा, पर्चे बंद करके और बढ़ा दूंगा, आप करो कितना। कहता यार आप ही चीफ वाला, मुझे 3 से ज़्यादा नहीं देगा। अभी आप पास में जाके देखते हैं, कितने खुश और कितने दुखी हैं अपने काम को लेकर। मैं खुश भी हूँ और ना खुश भी हूँ। कैसे? खुश तो इसलिए कि मैंने कि भाई जो करा तो ऐसा कोई किसी ने नहीं करा और ना कर पाएगा जी। ना खुश इसलिए हूँ कि जब मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड का लोग लैंडस्केप का देखता हूँ तो मैं समझता हूँ मैंने टाइम बर्बाद किया। उनका काम देख के इतनी इंस्पिरेशन होती है, इतना अच्छा काम करते हैं वो, कि लगता है यार हमने तो कुछ किया ही नहीं। फिर भी आपने इतने डिफिकल्ट टेरेंस में जाके, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के जाके इतनी सारी फोटोग्राफी करी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो था ही कोई नहीं। जी। जब ना कोई पीस। सर, अब ये जो नया युग आया है, आपने बड़ा चेंज देखा है। हाँ, ये डिजिटल फोटोग्राफी, ऑटो, ये कैमरा फोटोग्राफी, क्या ये फोटोग्राफी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? टेक्नोलॉजी तो चेंज होगी। इसको तो आप कोई नहीं, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकते, ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो फिल्म की टेक्नोलॉजी थी उसको तो कर। नहीं, एडजस्टमेंट के बाद क्या ये क्रिएटिविटी को मार रही है या उसको एनहेंस कर रही है? देखिए, ये मेरा मानना है कि फोटोग्राफी के 2 एस्पेक्ट हैं जी। एक टेक्निकल और एक आर्टिस्टिक। टेक्निकल चीज़ तो बहुत आसान हो गई, 10 साल का बच्चा भी मून लाइट फोटोग्राफी कर रहा है आजकल, कोई भी उठा के कर लेगा, स्टैंड लगाया तो दे दिया। उस वक्त बहुत मुश्किल थी जी। मगर आर्टिस्टिक जो है दूसरा पार्ट है, एक आर्ट पार्ट है और एक क्राफ्ट पार्ट है। क्राफ्ट पार्ट तो सरल हो गया, मगर आर्ट पार्ट उतना ही मुश्किल है। किसी पिक्चर को देख के वहाँ निकालना, वहाँ मिलना तब भी मुश्किल था और अब भी मुश्किल है। अब क्वांटिटी है, क्वालिटी कम है। आप कह रहे हैं क्वांटिटी बहुत है आज, बहुत है, हाँ। मगर क्वालिटी नहीं है। तो पहले खींचने में बहुत मुश्किल होती थी, टेक्निकल होता था, वो अब आसान हो गया। मगर क्वालिटी जो है, जो देख के बढ़िया काम है, जिसको नॉट ओनली लैंडस्केप, कोई भी काम हो, वो तो आज भी सर, मुश्किल। ये जो फोटोशॉप और ये जो बाद में पोस्ट में जो पोस्ट कहीं प्रोसेसिंग, से हिरन उठा के कहीं लगा देना, कहीं से तोता, कहीं से चिड़िया, इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, ये तो एस्थेटिकली ठीक नहीं है, इतनी फॉल्सीफाई नहीं करे। एक फोटोशॉप में मेरा वर्ड है लक्ष्मण रेखा। आप उसको ज़्यादा हेरा फेरी करके उसको अनरियलिस्टिक मत कीजिए। जो खंबे आ रहे हैं, तारे आ रही है, ऐसा कुछ चीज़ें उसको हटा सकते हैं, मगर उसको बेसिकली ऑल्टर करके उसको कुछ का कुछ कर देना वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। एक लक्ष्मण रेखा के अंदर ही सारा कुछ फोटोशॉप में काम होना चाहिए। उसको आप एक्सीड करेंगे तो वो जो जानता है वो देख लेगा कि इसमें ये सच नहीं है। आप फेसबुक में देख लीजिए, लोग अंधाधुंध उसको सैचुरेट करके बना देते हैं। अगर उसको बोलो कि यार ये तुमने बहुत ज़्यादा सैचुरेट कर दिया, ये चीज़ सही नहीं है, तो चिढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये फोटोग्राफी को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये सब टूल्स? नहीं, नुकसान तो नहीं है एक तरीके से, ये तो मार्च ऑफ प्रोग्रेस है, मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो तो होगा ही होगा।
आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और आज की तारीख को कुछ पता ही नहीं लगता कि ये रियल है या अनरियल है। ये आगे आने वाली जनरेशन्स को आप क्या कहेंगे, फोटोग्राफर की जनरेशन्स को? मेरी फीलिंग तो ओल्ड स्कूल वाले ही हैं। मैं तो आई एम नॉट ए न्यू किड, नॉट ए स्प्रिंग चिकन। मेरी तो फीलिंग है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मेहनत के से अलावा आप इसमें आप समझे मैं ओवरनाइट बन जाऊंगा, नहीं है। ओवरनाइट सक्सेस कम्स आफ्टर 20 ईयर्स। विद 20 ईयर्स वर्क देन यू बिकम सक्सेसफुल। वो उसको आप ओवरनाइट सक्सेस नहीं कह सकते। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, गलतियां करनी पड़ेंगी। और एक फ़ोटोग्राफ़र ने ये भी कहा था, बड़े फेमस फोटोग्राफ़र, कि ख़राब फ़ोटो लेनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, खराब फोटो लेनी जरूरी है? ज़रूरी है, क्योंकि आप 15 साल बाद देखेंगे कि मैं क्या गलत करता था और अब कितना अच्छा अब कर रहा हूँ। वाह वाह। और एक और चीज़ है, पैब्लो पिकासो, बड़ा फेमस पेंटर, उसने ये बोला, सक्सेस इज़ अ डेंजरस थिंग, सक्सेस इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, यू स्टार्ट रिपीटिंग योर सेल्फ विच इज़ वर्स देन कॉपिंग अदर्स। आप एक काम कर रहे हैं, आप उसी में कोल्हू के बैल बनते जाएंगे, आप आगे नहीं देख पाएंगे। हम इस वक्त कोल्हू के बैल बन जाते हैं, कहते हैं वाह 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 मैंने ये करा वैसे क्या। आपको ये देखना है कि आपसे जो बाप के बाप हैं वो क्या कर रहे हैं। आपको इंस्पिरेशन इज़ द एवरीथिंग। इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ना चाहिए। इंस्पिरेशन इज़ एवरीथिंग। और मैंने एक सेंटेंस अपने 2 बनाए हैं, आपको सुनाता हूँ। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स योर फोटोज़, नॉट योर फोटोग्राफी। ये मेरा अपना ही। थैंक यू सर फॉर दिस कोट। जनरेशंस विल रिमेंबर दिस कोट, यू नो। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स योर फोटोज़, नॉट योर फोटोग्राफी। फोटोज़ अलग चीज़ है, फोटोग्राफी अलग है। ग्रेट सर। फोटोग्राफी, अब नाउ आई टेक प्राइड इन यूजिंग ओल्ड कैमरा। अभी मैं ट्रिपल.com मैंने D90 इस्तेमाल किया। लोग हंसेंगे, अरे 12 मेगापिक्सल का कैमरा इस्तेमाल करा, और किसी का बाप नहीं बता सकता कि ये उसका कैमरा है या ये Z8 का है। सर, भारत सरकार ने आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया 2019 में। क्या महसूस हुआ उस टाइम की? क्या लगा कि शायद मैंने जो 3 चीज़ें करी हैं उसमें एज ए पायनियर, शायद उसकी वजह से मिला। एक तो मून लाइट फोटोग्राफी, लॉन्ग एक्सपोजर, कोई नहीं करता था। दूसरा, मैंने पैनोरामिक फोटोग्राफी करी विद ओरिजिनल फिल्म कैमराज। मेरे पास लिनोव का 612, 617 है, 1 शॉट। और कभी भी ट्राइपॉड पे सिर्फ रात की करता था। वो कोई जो आजकल था, दे वर इन डायपर्स व्हेन आई वाज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तीसरी चीज़ मेरी इंफ्रारेड फोटोग्राफी करी ब्लैक एंड वाइट में। वो तो बहुत रेयर चीज़ है। उस पर किताब भी करी मैंने, इंफ्रारेड ब्लैक एंड वाइट। सो शायद इन 3 चीज़ों में से मुझे मिला। बहुत बहुत बधाई सर, अचीवर्स विद राजीव प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। My थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रणाम सर। थैंक यू सर, थैंक यू।